दिखने में कार तो बड़ी सी है और अगर साइज की बात की जाए तो ये एक मिड सेगमेंट की एसयूवी लगती है। 17 इंचेस के व्हील्स है एंड 155 mm की है ग्राउंड क्लियरेंस। सीएट कंपनी के व्हील्स यूज कर रही है कंपनी, जिसका की साइज है 20555 R17। अच्छे लगते हैं, इसका साइज काफी बढ़िया है। ओवरऑल बैक लुक से भी कार अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव है। वही जो कुशाक थी उसी की ही परछाई छाप देती है, बट जो टेल लैंप है वो यहाँ से कनेक्टेड है और काफी क्लीन लुक है पीछे से। थोड़ा लग्जरी टाइप वेरिएंट है ये। फ्रंट से इसको देखते हैं तो काफ़ी अच्छी मस्कुलर फ्रंट है इसमें। ये जो ग्रिल है इसकी वजह से काफ़ी डैशिंग लगती है। एलईडी हेडलैम्प, एलईडी डीआरएल, एलईडी इसके फॉग लैम्प भी है। और बट इसमें आप आगे देखोगे तो ऐसा कोई एडास सेंसर नहीं मिलता टॉप लाइन वेरिएंट में भी, तो ये विदाउट एडास आएगी। बट जो हुड है उसके ऊपर जो क्रीज लाइंस बना रखी हैं इसकी वजह से काफ़ी मस्कुलैरिटी आ रही है इसमें। इस कार को ना स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है जो हमारी फैमिली पर्सन है ना पीछे जो बैठेंगे उनके लिए। वो क्यों? एक तो ना बहुत रूमी सा लगता है, डोर क्लोज होता है तो एक अच्छा डोर थर्ड है इसमें। ये जो पीछे सीट्स हैं ये मसाज दे सकती हैं। कभी अगर थक जाए आपकी फैमिली में कोई बुजुर्ग इंसान को पीछे बैठाओ, आराम से मसाज ऑन कर दो उसकी। और मसाजिंग के लिए जो बटन्स हैं ऑन ऑफ करने के लिए वो यहाँ पे, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ पीछे की मोटर से स्टार्ट हो जाती हैं और मसाज का इफेक्ट आने लग जाता है। मसाज थोड़ी लाइट है लेकिन काफ़ी कामयाब रहेगी इन केस अगर आप ज़्यादा थके हुए हैं तो। अच्छा, इसमें ना मसाज में कोई मोड नहीं है तो सिर्फ ऑन ऑफ कर सकते हो मसाजिंग को, दैट्स इट। पीछे ये 2 टाइप सी पोर्ट एसी वेंट्स आ जाते हैं। अगर यहाँ से देखोगे तो हेडरूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है मुझे। हेड स्पेस जो है, मेरी हाइट है 5'11" और इन सीट्स को मैंने एडजस्ट कर रखा है अपनी हाइट से। ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा पीछे कर रखी है और इस वाले एंगल से देखें तो है काफ़ी स्पेस है। और यहाँ से देखेंगे तो ये थोड़ी सी पीछे। अगर आप बिल्कुल इस सीट को पीछे कर लोगे तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम मिलेगा, बट काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। और पीछे ये कुछ टाइप की पॉकेट्स भी मिलती हैं। बट हाँ, ये है कि ज़्यादातर जो एरिया है वो पीछे भी प्लास्टिक ही है। ऐसा कुछ रबराइज प्लास्टिक या फिर कुछ सॉफ्ट टच वाला फील नहीं है। कार के मटेरियल की बात करूं तो अच्छा एक लेदरेट टाइप का मटेरियल यूज किया हुआ है सीट्स में, जो कि सॉफ्ट भी है और इजीली क्लीन भी हो जाएगा। 1 2 3 हेडरेस्ट दे रखे हैं, बीच में इंसान अच्छा खासा एक बैठ सकता है। आप चाहो तो छोटी हाइट वाले को भी बिठा सकते हो। यहाँ से कप होल्डर निकल जाता है आर्म रेस्ट के साथ में। अच्छा है, ठीक है। एक चीज एडवांटेज जो है वो ये है कि यहाँ पे कोई बहुत लंबी चौड़ी टनल नहीं है। अगर इसको टनल को नापू तो इतनी है ये डीप जमीन से, तो बच्चा पैर रख सकता है। इनफैक्ट कि बड़ा भी इजीली पैर रख सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊपर होगी। साइड एंगल से देखते हो तो ऊपर सबसे पहले रूफ रेल्स दिखती हैं शार्क फिन एंटीना, बट हाइट जो है इसकी ज़्यादा नहीं है। मेरी हाइट है 5'11" और ये मेरे कुछ इतनी आ रही है, मतलब कि मेरे से हल्की सी नीचे। ओवरऑल टॉप एंड ट्रिम के अंदर यहाँ पे क्रोम वगैरह जो एलिमेंट डाल रखे हैं इसकी वजह से थोड़ी अच्छी लग रही है। एंड जो बॉडी लाइनिंग है वो थोड़ी सी शार्प है। बिल्कुल पीछे से देखिए तो यहाँ पे डिफॉगर है, वाइपर, बट ये जो है अब इंटीग्रेटेड हो जाना चाहिए था। ये वाइपर अंदर चला जाता तो ज़्यादा मजा आता। बाकी स्टॉप लैंप वगैरह इस टाइप से कुछ ब्रांडिंग दिख जाती है स्कोडा की, जो कि काफ़ी अच्छी सी लग रही है। एंड टेल लैंप का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, तो लेटेस्ट लगेगा। 1.5 लीटर TSI इंजन में चला रहा हूँ, यानी कि ये टर्बोचार्ज्ड है। ओके, डिग्गी जो है इसकी 385 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस यहाँ पे मिलेगा आपको। कुछ सामान मैंने रख रखा है, बहुत ज़्यादा सामान नहीं आ सकता, बट हाँ एक बड़ा वाला बैग और 2 छोटे छोटे जो बैग्स होते हैं कैबिन बैग, अगर एयरपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। इन केस अगर आप सीट को फोल्ड कर लेते हैं तो स्टोरेज और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट साइड्स में कोई स्टोरेज ऐसी खास नहीं है। यहाँ पे भी कोई स्टोरेज नहीं है जैसे दिखता है हमें। और इसको अगर हटाएं और इसके नीचे देखें तो यहाँ पे एक वूफर सिस्टम मिलेगा और नीचे मिलेगा आपको एक स्पेयर व्हील। अब ड्राइवर साइड चलते हैं, और ड्राइवर साइड में मैं जल्दी से बता दूंगा आपको कि मेरे को इसका इंटीरियर जो है ना काफ़ी प्रीमियम लगा। प्रीमियम टचेस लाइक इस टाइप के एलिमेंट मिल जाते हैं, स्टिचिंग हो रखी है यहाँ पे, लेदरेट है मटेरियल, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, हर चीज़ सॉलिड है। बट जहाँ पे आप रखोगे हाथ वो चीज़ जो है अच्छी से मैनेज कर रखी है। डोर क्लोज किया तो एक अच्छा सा गुड थर्ड आता है इसमें। 2 आटे डोर क्लोज करते हैं, ये डोर क्लोज कुछ ऐसी से दिखता है इसका स्टीयरिंग। एंड हाँ, ये जो है ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। इसको चेंज भी कर सकते हैं थीम वगैरह। इतनी बड़ी सी ये स्क्रीन है इसके अंदर जिसमें कि काफ़ी सारे फीचर्स हैं, बट वो हम अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको। अभी मैं बताऊंगा कि ये कार चलती कैसी है, बिकॉज ये है इसका एक ड्राइव रिव्यू। स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे एक डीप स्टोरेज है, कार्ड रख सकते हो, कार्ड होल्डर यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे भी स्टोरेज है। और की वैसी है जैसे कि पहले भी मिलती थी, तो लॉक, बूट ओपनर एंड अनलॉक का बटन है और ऐसे करके ये निकल जाती है आपकी की अगर आपको चाहिए। वैसे ये कीलेस एंट्री के साथ में है। बाकी DSG 7 स्पीड यहाँ पे है, यानी कि ये डुअल क्लच है। अब स्कोडा या कोई भी कंपनी किसी भी चीज़ को, टेक्नोलॉजी को कुछ भी अलग तरीके से बोल सकती है, तो ये डुअल क्लच ट्रांसमिशन को DSG बोलते हैं, मतलब कि डायरेक्ट शिफ्ट गियर, वो डुअल क्लच ही होता है। गियर शिफ्टर के बाद यहाँ पे देखोगे तो 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाएंगे, वायरलेस चार्जिंग, क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, बट ऐसा कोई बटन नहीं है 360 वाला। और हाँ, वेंटिलेटेड
वेंटिलेटेड सीट्स हैं यहाँ पे, तो ये वेंटिलेशन के लिए है। फ्रंट सीट जो है वो आपकी वेंटिलेटेड है, ये बहुत बढ़िया है। इसके अंदर दोनों ही चीज़ें दे दी हैं इसमें। पीछे वाली जो सीट्स हैं वो उसमें आप मसाजिंग का मजा लो, और फ्रंट सीट्स जो है वो वेंटिलेटेड है। बाकी स्टीयरिंग जो है काफ़ी प्रीमियम है, और स्टीयरिंग से पहले अगर मैं एसी वेंट दिखाऊं तो ये इसमें जो ये क्रोम का टच है ना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल है, स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे आ गया। पैडल शिफ्टर्स के साथ में आती है, आप चाहो तो मैनुअल पे पैडल शिफ्टर चला सकते हो। यहाँ पे वाइपर से कंट्रोल, यहाँ पे जो है आपके जो क्रूज कंट्रोल है उससे रिलेटेड कंट्रोल, और फिर ये इतनी सारी चीज़ें जो ऐसे करके देख रहे हो। बट ये सारी जो है ये सॉलिड है। इसमें कुछ एक ऐसा टच होता है जिससे कि थोड़ा सा कंट्रास्ट मिल सकता। स्टोरेज के मामले में इसके नीचे छोटी सी एक स्टोरेज है, आर्म रेस्ट है जो कि एडजस्ट नहीं हो सकता। स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल्स है मीडिया कंट्रोल्स, एंड ये आपके जो मेन्यू से रिलेटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल वहाँ पे आ गया, पैडल शिफ्टर्स, दैट्स इट। और अगर स्टीयरिंग को हम एडजस्ट करना चाहें तो ये स्टीयरिंग टिल्ट एडजस्ट नहीं हो सकता है, सॉरी ये टेलीस्कोपिक एडजस्ट नहीं हो सकता है, टिल्ट एडजस्टमेंट इसमें है। अब दिखाता हूँ इसका इंजन कि इंजन बे कैसी दिखती है। कुछ इस टाइप का ये इंजन है। अभी स्टार्ट है तो ज़्यादा शोर नहीं कर रहा, बट इंजन बे को देख लो तो कुछ ऐसी दिखती है। क्लीन है बिल्कुल। यहाँ पे एयर इनटेक है, बैटरी, फ्यूज बॉक्स, ECM वगैरह, ECU, और यहाँ पे 4 सिलेंडर इंजन, इनलाइन 4 यहाँ पे दिखता है। TCI इंजन है 1.5 लीटर का, और टू बी स्पेसिफिक बात करूँ तो 1498 सीसी का इंजन है। 147.5 का ये BHP क्रैक कर देता है एट 5000 RPM पर, एंड 250 Nm ऑफ टॉर्क। और इतना टॉर्क ये 1600 RPM से ही निकालना शुरू कर देता है और फिर निकालता रहता है। तो मैं हूँ अभी जयपुर में और फोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से मैं इसकी ड्राइव स्टार्ट कर रहा हूँ, वो ये दिखाने के लिए कि इन केस अगर आप जाते हो पहाड़ों पे घूमने के लिए तो कैसा रिस्पॉन्ड करेगा ये वाला इंजन। स्टार्ट करते हैं। और मैंने सिर्फ ब्रेक छोड़ी है, अब ये स्लोप है ऊपर, बट तब भी इसने कोई ऐसा वो नहीं किया है, ऐसा कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं लिया है इंजन ने। और जैसे इसकी गियर चेंज होगी ना, पता ही नहीं चलेगा कि इसने गियर चेंज करी है, काफ़ी स्मूथ है। अब यहाँ पे टर्न्स भी हैं तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ और मैं यहाँ पे मोड़ के दिखाऊंगा। बॉडी रोल इन गाड़ियों में माना जाता था, बट स्कोडा की सस्पेंशन शायद इस बार उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, बिकॉज इसके अंदर कोई खास बॉडी रोल भी नहीं है। अब देखो पहाड़ों पे हमें ज़्यादातर ऐसे ही रास्ते मिलते हैं और हमें एक लेन में रखनी होती है, और इस लेन से लेते हुए हम मोड़ेंगे इसको। होती तो कार अगर इसके अंदर ज़्यादा बॉडी रोल होता तो अभी तक टेढ़ी हो जाती। इनलाइन 4 इंजन है 1.5 लीटर का, यानी कि 1500 सीसी का। तो वो स्मूथनेस जो है ना उसकी वो पता चल रही है कि इंजन दे रहा है, ऐसा रिफाइनमेंट है। ऐसी कोई वाइब्रेशन भी नहीं है कार के अंदर जिसकी वजह से कोई एनोइंगनेस क्रिएट हो या फिर आपको थकावट जल्दी हो जाए। जो गाड़ी चलने में ज़्यादा अच्छी होती है ना उसकी ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज़ भी अच्छी होनी चाहिए। तो थोड़ी सी स्पीड पर चलाऊंगा जिसपे एक कॉमन मैन आदमी चलाएगा, और इन केस अगर इमरजेंसी में ब्रेक मारनी पड़े तो कैसा रिस्पॉन्ड करेगी वो देख लेते हैं। ओके रेडी स्टार्ट। तो यहाँ से हम चलते हैं फुल थ्रॉटल, और ये मैं चला गया 60 की स्पीड, और ब्रेक। अब यहाँ देख सकते हो तो मैंने ना तो स्टीयरिंग को इधर किया ना इधर किया, और कार बिल्कुल स्ट्रेट रुकी हुई है। इट मीन्स की बॉडी बैलेंसिंग एंड जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रखी है। ये चेक रिपब्लिक की कंपनी है, ये बाहर के हिसाब से सोच रही है। ब्रेकिंग से लेके ट्रांसमिशन मैचिंग एंड इंजन की परफॉर्मेंस मुझे तो भैया अच्छी लगी। आप बताओ कमेंट में कि आपको ब्रेकिंग कैसी लगी इसकी। सो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसके स्पोर्ट्स मोड पे लगा के इस कार को, देखता हूँ कि 0 to 60 कितनी देर में जाती है। तो सामने खाली रोड है मेरे, 3 2 1 एंड गो। 0 to 60 देखेंगे, सेकेंड चल रहे हैं लेकिन फिर भी आप काउंट करना। तो कुछ इस टाइप से ये चल सकती है, और ये 70 के पास जा चुकी है। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप एंड वेरिएंट में इन्होंने यहाँ पे जो कंसोल दे रखा है इसको आप यहाँ पे मिरर कर सकते हो। ये एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट कर रखा है, और ये कुछ ऐसे करके नेविगेशन दिखाएगा टर्न बाय टर्न। बट अगर देखोगे अभी भी ये वाले जो कट है इसमें ये जो पिलर ए है ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज ये पतला है, इसकी वजह से मेरे को जो टर्न है वो दिख रहे हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें इसमें, जैसे कि ये पैडल शिफ्टर्स। अब कभी भी अगर हम कहीं हिली एरिया में चल रहे हैं तो वहाँ पे पैडल शिफ्टर्स तो यूज़ नहीं करने हमें बेसिकली, लेकिन फिर भी मैं इसको लगाने वाला हूँ मैनुअल पर। मैनुअल पे करने के लिए इसको करना है इधर, और ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो अपनी गेयर्स। और ये जो पैडल शिफ्टर्स है ना इनसे भी गेयर चेंज हो सकती है। एक बार देख लेते हैं कि क्या गेयर रेशो है इसका। तो यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, और सेकंड गियर पे भी इसने लैग नहीं दिया, थर्ड। और कार में किसी भी तरीके का कोई लैग नहीं है, बिकॉज ट्रांसमिशन और जो इंजन है उसका मैचिंग काफ़ी अच्छा है। कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि पावरफुल इंजन डाल देती है बट ट्रांसमिशन उससे मैच नहीं होता, वहाँ पे लैग आता है बीच में। बट इसके अंदर ऐसा कोई खास लैग लगा नहीं, जबकि मैं ऐसी नैरो रोड पे चल रहा हूँ जहाँ पे कि मैं मैनुअली शिफ्ट कर रहा हूँ, बट तब भी मेरे को काफ़ी स्मूथ ड्राइव मिल रही है। अच्छा, पहाड़ों पर ना स्लोप होता है ऐसे करके, तो मैं स्लोप पे चढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे काम आएगा टॉर्क, टॉर्क इन द सेंस खींचने की शक्ति। तो 250 Nm ऑफ टॉर्क इस कार के साइज के हिसाब से और वेट के हिसाब
से मोर देन इनफ है, और वो भी आपको मिल जाता है 1600 आरपीएम से ही। तो ज़्यादा इंजन स्ट्रेस नहीं ले रहा है, स्टार्टिंग इनिशियल आरपीएम पे ये ज़्यादातर पावर अपनी प्रोड्यूस कर रही है। और अगर पावर की बात हो तो 147 जो सिटी में चाहिए, हाईवेज पे चाहिए, वो आपको ये कार दे रही है। 147.5 bhp क्रैक कर देता है ये इंजन एट 5 to 6000 आरपीएम पर। 5000 आरपीएम से देना स्टार्ट कर देता है एंड 6000 आरपीएम पे अपनी जो पावर है आउटपुट वो 100% प्रोड्यूस कर देगा। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की बात करूं तो यार इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज यहाँ पे जो है नैरो कट है, और इसमें अगर आप देख रहे हो तो मैंने काफ़ी ना ऐसा स्मूथ इसका स्टीयरिंग है, बिकॉज ये इतना ज़्यादा वो नहीं है कि जिसको आप शार्प कट करोगे तो एकदम से कार ऐसे करके मुड़ जाएगी। बहुत स्मूथली कार मुड़ रही है। तो ट्रांसमिशन को जैसे मैच किया गया है इंजन से, वैसे इसकी ड्राइव कैपेबिलिटी से इसके स्टीयरिंग को भी मैच किया गया है। इस प्राइस ब्रैकेट में ना बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में, बट अगर देखा जाए तो वो सारी कंपनीज आपको थोड़े एडवांस फीचर भी देती हैं, जैसे कि एडास। बट मुझे एडास इंडिया के हिसाब से ज़्यादा खास पसंद नहीं है, बिकॉज आप ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हो, और अगर आप फ्रंट कोलिजन ब्रेकिंग ऑन करके चलोगे तो इंडिया में ज़्यादातर जगह पे आपकी कार को कोई पीछे से ठोक देगा, बिकॉज आपकी कार जब डिटेक्ट करेगी कि आगे किसी की स्पीड कम हो गई तो अपने आप को ब्रेक कर लेगी। उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे भी देने पड़ते हैं। हाईवेज पे काम आते हैं ये सारे फीचर्स, लेकिन अगर आपके पास में क्रूज कंट्रोल है, जैसे कि इसमें यहाँ पे ये क्रूज कंट्रोल है, जैसे मैं इस क्रूज कंट्रोल को एक्टिव करता हूं तो ये अपने क्रूज मोड पे आ जाएगी। तो इसने अब क्रूज मोड पकड़ लिया, मैंने यहाँ से थ्रॉटल से पैरा डाल लिया। अब चाहूँ तो मैं कोई भी स्पीड को डिसाइड करने के बाद में क्रूज से पूरी की पूरी ये कार चला सकता हूँ, बट ये है कि ये ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग नहीं करेगी, कोई ऐसा लेन चेंज असिस्ट नहीं है इसके अंदर। इन केस अगर मैं टर्न इंडिकेटर भी देता हूँ तो यहाँ पे आप देखना कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसा कोई ऑप्शन है नहीं, बिकॉज ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तो यहाँ पे ये एक पैनोरामिक सनरूफ है, जिसकी वजह से थोड़ी वाइडनेस आ जाती है कार में, इन द सेंस की लाइट ज़्यादा अंदर आती है तो ज़्यादा रूमी कार लगती है, थोड़ी सी बड़ी लगती है। डुअल पैन है, सनरूफ बड़ा है, खुलने में भी अच्छा है, और ऊपर स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है। इन केस अगर आपको फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से लेनी है तो देखो इसमें ना पेट्रोल इंजन ही आता है, कोई डीजल इंजन तो है नहीं इसमें। तो यहाँ पे बट ये है कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लोगों के लिए ये 1.5 लीटर यानी कि 1500 सीसी का इनलाइन 4 इंजन कंपनी दे रही है, TSI है ये भी। और इसमें एक आता है 1 लीटर इंजन, बट वो इंजन वही है जो स्कोडा स्लाविया वगैरह के अंदर आपने देखा है। थोड़ी सी उसके अंदर वाइब्रेशन हल्की सी फील होती है, बिकॉज वो 3 सिलेंडर है, लेकिन वो भी TSI है। जयपुर जैसी जगह पे आओ और किसी फोर्ट ना आओ तो फिर सामने वहाँ देख रहे हो तो नाहरगढ़ फोर्ट है, और मैंने यहाँ तक का रास्ता कंप्लीट किया है इससे। ऑलमोस्ट मैंने इसको चला लिया 50 to 55 किलोमीटर्स। ये है कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा से दिखता है, डिजिटल है, दोनों डोर्स ओपन होते हैं तो यहाँ पे ये इसकी आता है इंडिकेशन। यहाँ पे S1 पे लगी हुई है, इट मीन्स की स्पोर्ट्स मोड पे लगी हुई है। अभी मैं इसको इस पे करूँगा मैनुअल पे तो मैनुअल पे आ गई, इसको आगे करके पीछे करेंगे तो ये अपने ड्राइव मोड पे आ जाती है। फिर यहाँ पे टेम्परेचर गेज है, इसकी स्क्रीन काफ़ी क्लियर है, तो ज़्यादा तेज़ धूप में मैं खड़ा हुआ हूँ बट फिर भी क्लियर दिख रही है। यहाँ पे सीट बेल्ट से रिलेटेड RPM, ये वाला जो बटन है ना, इसको जैसे प्रेस करोगे और ये जो रोलर है, इस रोलर को दबाओगे तो यहाँ पे और फीचर इसके दिखते हैं। अब देखो जैसे आगे ये नाहरगढ़ फोर्ट है तो इसने दिखा दिया है लोकेशन की नाहरगढ़ पे हूँ मैं, जबकि मैंने यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट कर रखा है। बाकी जो स्टीयरिंग पे कंट्रोल है, इससे आप ये मेन्यू में जाओगे तो फंक्शनैलिटी आ जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। बाकी मीडिया की कंट्रोल यहाँ पे है, बाकी यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल जो कि मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगे। हाँ, कुछ कंपनीज अपना जो ये है ना क्रूज कंट्रोल वो ऐसे छुपा के देती हैं, तो स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चलेगा, यहाँ से देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्रूज कंट्रोल है इसमें, लेकिन जैसे स्टीयरिंग इधर मुड़ता है वैसे ही पता चल जाता है। तो क्रूज कंट्रोल भी ऊपर ही होता तो ज़्यादा मज़ा आता। चीज़ें अच्छी हैं बट थोड़ी सी सॉफ्ट हो जानी चाहिए थी, तो कार ओवरऑल एक गुड पैकेज बन सकती है। बिकॉज कार के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हाई फाई सी हो, जैसे कि कोई HUD डिस्प्ले हो गया या फिर एडास हो गया या फिर कुछ ऐसा जो चीज़ें काम की नहीं है। टेक में इन्होंने 2 चीज़ें बहुत अच्छी डाल दी, एक तो फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स एंड रेयर मसाजिंग सीट्स। तो अगर देखा जाए कि ओवरऑल इस कार के कितने नंबर हो सकते हैं, तो कुछ नंबर आपको इससे भी पता चलेंगे कि इस सेगमेंट में यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर नहीं है, एंड वैनिटी मिरर यहाँ पे है बट विदाउट शटर एंड लाइट। बाकी यहाँ पे ये 2 लाइट्स होती हैं जो कि हम बहुत बारी दिखा चुके हैं, लेकिन इसके जो स्विचेस हैं वो कुछ प्रीमियम फील सा नहीं देते। बिकॉज जिस वेरिएंट में मैं बैठा हूँ ये 1500 सीसी का इंजन इनलाइन 4 पावर भी प्रोड्यूस कर रहा है, पैसों में भी अच्छा है, बट कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो अगर नंबर दिए जाएँ इस वेरिएंट को तो मैं इसको दूंगा 8 आउट ऑफ 10। 2 नंबर काटे हैं काफ़ी सारी चीज़ों के, वो मैंने आपको पूरे वीडियो में बता दिए हैं। बाकी मैं यहाँ पे एंजॉय करता हूँ थोड़ा सा फोर्ट। आप जो है इस कार का जैसा आपको रिव्यू लगा, अच्छा लगा, बेकार लगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। कुछ इंप्रूव करना होगा तो मैं करूँगा, बट मुझे कार कैसी लगी मैंने आपको अपने दिल की बात बता दी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।